क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार के रूबरू में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लक्ष्य बिश्नोई, जो धामपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर अनुराग बिश्नोई एवं डॉक्टर प्रीति बिश्नोई के पुत्र हैं, जिन्हें हाल ही में ओडिशा भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी सम्मेलन में गैपो सिंड्रोम विषय पर किए गए अपने शोध पेपर के लिए राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर लक्ष्य बिश्नोई से। नमस्कार सर, आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने जो प्रतियोगिता में आपने प्रथम पुरस्कार जीता है, आपने नेशनल कंपटीशन में आपने भाग लिया था, तो जो आपने प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो इसके लिए आपने कोई एग्जाम दिया या डायरेक्टली आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है? थैंक यू ऋचा वर्मा जी। सबसे पहले मैं बंधन समाचार को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं इस विषय के बारे में आपके साथ कुछ व्यूज़ अपने शेयर कर सकूं। हाँ, देखिए, ये जो कंपटीशन हमारा होता है, दिस इज़ बेसिकली मतलब हमारे करिकुलम का ही एक कॉम्पिटिटिव पार्ट है। ये हमको मैंडेटरी करना ही होता है। हम जो भी अपना स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, ये मैं ही नहीं, जितने भी विशेषज्ञ, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको कंपलसरी एक नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना होता है, और उनको कोई ना कोई एक विषय अपनी तरफ से एक सेलेक्ट करना होता है, और उसको उन्हें पूरे दर्शकों के सामने प्रेजेंट करना होता है। अब वो विषय हमारे ऊपर होता है कि हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसमें हमारे पास देश से भी होते हैं, पूर्णतः देश से होंगे, कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आते हैं, उनके सामने हम लोग ये कंपटीशन में अपना एक पेपर प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें और कौन कौन से देश से या फिर कौन कौन से राज्यों से? ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, सारे स्टेट्स के। जैसे जो भी हम ब्रांच में हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उस ब्रांच के सारे स्पेशलिस्ट ऑल ओवर इंडिया, उसमें यूपी से भी आते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ऑल ओवर द कंट्री जितने भी स्पेशलिस्ट होंगे वो सब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, और उन स्पेशलिस्ट के बीच में ये हमारा कंपटीशन होता है। कितने इसमें लगभग? इसमें लगभग हमारे पास 500 to 600 स्पेशलिस्ट ऑल ओवर द कंट्री इकट्ठे होते हैं, और कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी होते हैं जो ऑल ओवर, जैसे कुछ स्पेन से आते हैं, कुछ ऑस्ट्रिया से आते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, वो आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें आपने प्रथम पुरस्कार? उसमें हमने प्रथम पुरस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। so much। जी, तो जैसे आपने इसमें अपने शोध में आपने गैम्पो सिंड्रोम नामक बीमारी के बारे में आपने बताया है, तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने शोध करने के लिए यही विषय क्यों चुना? मैंने शोध के लिए गैपो सिंड्रोम नाम का एक टॉपिक उठाया था। बेसिकली जहाँ से मैं अपने स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, वहाँ मेरे पास एक पेशेंट आया था, जो एक 17 साल की एक लड़की थी, जो इस सिंड्रोम से ग्रसित थी, जिसको हम गैपो सिंड्रोम बोलते हैं, GAPO। तो जब इसके बारे में जब वो पेशेंट हमारे पास आई, हमने इसके बारे में जब देखा, उसकी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाई। डायग्नोस मतलब यही नहीं पता चल रहा था कि इसको बीमारी क्या है। इलाज तो तब प्लान किया जाता है जब एक बार बीमारी पता चल जाए। जब बीमारी ही नहीं पता चल रही थी तो हमें काफ़ी दिक्कतें आई। चूँकि ये बहुत रेयर डिसीज़ है, इसके बहुत कम मरीज पूरी दुनिया में हैं, तो इसके ऊपर स्टडीज़, इसके ऊपर रिसर्च हुए ही नहीं है। तो फिर मैंने अपने जो मेरे हेड हैं डॉक्टर MK सुनील सर, मैंने उनसे अपने गाइड से कंफर्म किया कि सर, मैं इस टॉपिक के ऊपर एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी शोध हुए ही नहीं है। तो मैं इसको और डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, जिससे इस पेशेंट को, इस जैसे पता नहीं दुनिया में कितने और पेशेंट्स होंगे जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये विषय उठाया कि मुझे इस विषय के ऊपर ही रिसर्च करनी है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो सब हमारे दर्शकों को इस बीमारी के बारे में बताइए कि गैपो सिंड्रोम होती क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं? गैपो सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात से ही प्रेजेंट होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है, वो इस बीमारी को लेके ही पैदा होता है। इसके बहुत तरीके के लक्षण होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा बढ़ नहीं पाता है, उसकी शारीरिक एवं मानसिक तरीके से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो पेशेंट 10 साल तक बढ़ेगा, 10 से जब वो 11 साल का आ जाता है, तो 11 साल में ना उसकी हाइट बढ़ती है, ना उसका दिमाग बढ़ पाता है, ना उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ पाती है। सबसे पहली चीज़, एक लक्षण ये हो गया हमारा उसका
मतलब ग्रोथ रुक जाना बेसिकली। गैपो में दूसरा वर्ड हमारा आता है ए, विच स्टैंड्स फॉर एलोपेशिया। आम भाषा में हम जिसको बोले बालों का झड़ जाना। 10 साल की उम्र में आके पेशेंट के बाल सारे झड़ जाते हैं। इसका मतलब 11-12 साल में पेशेंट बिल्कुल पूरी तरीके से गंजेपन का शिकार हो जाता है। तीसरा इसमें लक्षण सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है दांतों का होना भी और ना होना। कुछ केसेस में ये पाया गया है कि जो बच्चे पैदा हुए वो दांत लेके पैदा हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके दांत गिर गए। कुछ पेशेंटों में ये देखा गया कि बच्चे पैदा हुए ही नहीं हैं बिना दांतों के, मतलब उनके मुंह में दांत थे ही नहीं। इसका कंफर्मेशन हम कैसे करते हैं? हम एक एक्सरे करते हैं मुंह का, जिसको हम ओपीजी बोलते हैं, ऑर्थोपेंटोमोग्राम। उसमें एक्सरे में देख के हमें जांच में कंफर्म हो जाता है कि क्या इस पेशेंट के दांत हैं या इसके नहीं हैं। तो हमने जो अपनी पेशेंट जो देखी थी, 17 साल की जो लड़की थी, उसमें दांत थे तो सही लेकिन मुंह में नहीं आए थे, मतलब वो हड्डी के अंदर ही फंसे हुए थे, वो आज तक कभी मुंह में आए ही नहीं। चौथा इसका जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है ऑप्टिक एट्रोफी हम बोलते हैं, मतलब जो हमारी देखने की जो हमारी क्षमता होती है, जो हमारी आंखों की रोशनी होती है, वो धीरे धीरे पेशेंट की खत्म होने लगती है। तो बच्चा पैदा ठीक होता है, 8, 9, 10 साल तक वो ठीक दिखता है, लेकिन जैसे ही वो 11-12 साल की उम्र तक आने लगता है, उसका धीरे धीरे दिखना धीरे धीरे करके कम होता जाता है। और जब तक वो 17, 18, 19 साल की उम्र तक आता है, उस यही लक्षण बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाते हैं। जी, तो सबसे पहले इस बीमारी को कहाँ देखा गया था? जी देखिए, सबसे पहले जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो ये बीमारी पाई गई है वो इजराइल में पाई गई थी। इजराइल में भी सबसे पहले जिन डॉक्टर्स ने इसको देखा था वो गैपो नहीं बता पाए थे। इससे ही एक मिलती जुलती बीमारी होती है जिसको हम एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया बोलते हैं। इसके लक्षण कुछ कुछ मिलते जुलते वैसे ही थे। तो डॉक्टरों ने 1956 में सबसे पहले जब देखा तो इन्होंने सोचा कि ये शायद एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया ही है। उन्होंने अपनी तरीके से जो इलाज बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया, बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट जीवित नहीं बच पाया था। 30 साल की उम्र तक आते आते उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर बाद में धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में सेकंड केस हमें इस्तांबुल में पाया गया। उसके बाद जब ये 1 से 2 पेशेंट जब आए तो इसके ऊपर 1 या 2 स्टडीज हुई। तो आज के टाइम में भी पूरे वर्ल्ड में हमारे पास इसके लिए बहुत कम रिसर्च है। तो इसके लिए मैं और अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, मेरे कलीग्स को भी, कि इसके ऊपर जितना रिसर्च, जितने स्टडीज हो सकते हैं, ये पेशेंट्स के लिए भी बेहतर है और उनसे भी डॉक्टर्स के लिए भी बेहतर है जिनके पास ऐसे मरीज आते हैं। जी, तो जैसे अभी आपने बताया जब आपने इस पे शोध किया था तो आपके पास एक 17 साल की लड़की आई थी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये बीमारी सिर्फ फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है? हाँ जी, नहीं, ये बीमारी इक्वल ये मेल्स में भी देखने को मिल सकती है, ये फीमेल्स में भी देखने को मिल सकती है। इसका इक्वल प्रेडिलेक्शन है। ओके, तो इस बीमारी का रोगी सर कितने साल तक जीवित रह सकता है? इसका रोगी एक एवरेज लाइफ अगर हम बोले कि अमूमन 30 से 40 साल की उम्र तक ही जीवित रहता है। बहुत से पेशेंट्स की डेथ 25 साल तक में भी हो जाती है और बहुत से पेशेंट्स 35 उम्र तक भी की जाते हैं। तो एक एवरेज के लिए हम 30 से 40 साल मान के चलते हैं, इतने तक ही पेशेंट जीवित रह सकता है, उसके बाद हम इसको नहीं बचा सकते हैं। जी, जैसे अब आपने बताया पहले इजराइल फिर इस्तांबुल, अब धीरे धीरे जगह अलग अलग जगह मिल रहे हैं रोगी इस बीमारी के, तो पूरी दुनिया में आपके अनुसार कितने रोगी इस बीमारी से ग्रसित हो गए? देखिए, आज के टाइम में मतलब 2022 में पूरे वर्ल्ड में अब तक सिर्फ 40 पेशेंट ही इसके पाए गए हैं, जिसमें से 6 पेशेंट इंडिया में पाए गए हैं, बाकी बचे हुए 1-1, 2-2 पेशेंट हर कंट्रीज में पाए गए हैं। तो ऐसी बीमारी जो पूरे दुनिया में सिर्फ 40 पेशेंट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सिंड्रोम हो जाता है। एक हम देखते हैं कि एक शहर में अभी डेंगू फैल जाता है, मलेरिया फैल जाता है, 500, 1000, 2000 पूरे शहर में लोग ग्रसित हो जाते हैं। 2000, 2500 एक बीमारी के मरीज कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में 40 मरीज होना पूरे विश्व में ये एक बहुत रेयर चीज़ है। जी, सही बात है। तो क्या ऐसे रोगी को प्रारंभिक स्तर पर चिकित्सा देने से ये रोग को फैलने से बचाया जा सकता है? जी जरूर, हम पूरी तरीके से इसके लक्षण को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हमने इसको इनिशियल स्टेज में या प्रारंभिक स्तर पर अगर हमने इसको पा लिया है कि ठीक है ये गैपो सिंड्रोम है, तो हमें ये पता होगा कि अब जब ये 11 साल तक जाएगी तो इसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, इसके दांत झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हमने इसे पहले ही डिटेक्ट कर लिया है तो हम उसको उस अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है
है कि आँख अगर धीरे धीरे रोशनी जानी है तो इनिशियली ही उसको हम कुछ मल्टीविटामिन्स या जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स है हम उसका वो ट्रीटमेंट देते हुए उसको एटलीस्ट जो उसके लक्षण हो उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि वो लक्षण 11 साल की उम्र में ना आके थोड़ा 20-25 साल तक आए, उसके हम थोड़ा सा जो स्पैन है उसको हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जी, तो इस बीमारी का संभव इलाज क्या है? जी, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं इजाद हो पाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई दवा या कोई थेरेपी देके इस बीमारी को रोक सकते हैं, लेकिन हाँ इसके जैसे जैसे जो जो लक्षण आते हैं हम पेशेंट का वो जो ड्यूरेशन होता है कि वो 30 साल तक जो जितना जीवित रहेगा एटलीस्ट वो ड्यूरेशन उसका सिम्टम लेस या पेन फ्री रहे। तो जैसे कि पेशेंट में हम देखते हैं, हमने अपने मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट में पेशेंट के दांत ही नहीं थे, तो जब हमारे पास पेशेंट आई ना तो वो ठीक से खा पाती थी ना बोल पाती थी, उसके मुंह में थोड़ी जड़ें बची हुई थी दांतों की। तो पेशेंट जब सही से खा नहीं सकता है, सही से चबा नहीं सकता है, तो उसका इफेक्ट ओवरऑल बॉडी पे भी पड़ता है। जब वो खा नहीं पाएगा तो आफ्टर ऑल उसका न्यूट्रिशन, उसका बॉडी की हेल्थ वो सब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। हमने जो इसको ट्रीटमेंट दिया था, हमने सबसे पहले जब इसको गैपो पहचाना इसके सिम्टम्स को लेके, तो हम इसका मल्टी डिसिप्लिनरी एक्ट में चाहते हैं। मतलब इसकी अगर आंखों की रोशनी जा रही है तो आई स्पेशलिस्ट से उसको कंसल्ट करेंगे। दांत गिरते हैं ओरल सर्जन के पास या ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास हम उससे कंसल्ट कराते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आया हमने उसका एक्सरे लिया, उसमें हमने देखा कि उसके मुंह के सारे ही दांत, मतलब दूध के दांत भी और पक के दांत भी हड्डी में ही फंसे हुए थे। जो हमारे मुंह का जबड़ा जिसको मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला में ही फंसे हुए थे। तो 17 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी सर्जरी करना हमने बेहतर नहीं समझा। हमने अभी के लिए ये प्लान किया कि जब तक थोड़ी 21-22 साल की उम्र तक ये नहीं आती है तब तक हम इसको एक कृत्रिम दांत देके या हम इसको बोले टेम्परेरी डेंचर देके एक टेम्परेरी दांत हमने लगा के पेशेंट को दे दिए एक स्पेशल टेक्निक के थ्रू कि एटलीस्ट 3-4-5 साल पेशेंट इसको लगा के अपना काम चला सकते हैं। जब वो 22 साल की उम्र तक आ जाएगी तब हम इसका एक एक्सरे दोबारा लेंगे, तब हम देखेंगे अगर दांत में मुंह में आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पाते हैं तो हमको एक छोटी सर्जरी करके हड्डी में छेद करके सारे दांत निकालने पड़ेंगे और उसकी जगह पे आर्टिफिशियल टीथ होते हैं जिसको हम इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स बोलते हैं, हम उसकी तरफ हम प्लान करेंगे, ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो जैसे आपने ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में आपने जो शोध आपने दिया है पेपर जिसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला है, तो जब आपने आप इस चीज का श्रेय अपनी फैमिली से या अपने टीचर से किसको देना चाहेंगे? जी, सबसे पहला तो मैं श्रेय ही अपने माता पिता को देना चाहूँगा, डॉक्टर अनुराग बिश्नोई एंड डॉक्टर प्रीति बिश्नोई। वो दोनों ही डॉक्टर बाय प्रोफेशन है और हमारे धामपुर शहर में ही वो पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा प्रथम सोर्स, मतलब इंस्पिरेशन का सोर्स कहिए कि एक डॉक्टर बनना मैंने उन्हीं से ही सीखा है। मैं बचपन से ही ये वो बैकग्राउंड देखता आया हूँ, तो इसलिए मेरे को जो भी पेशेंट्स को ठीक करना, कोई आ रहा है दर्द में हम उसको कैसे ठीक करके भेज सकते हैं, ये मुझे अपने पेरेंट्स से ही मिला है। तो डॉक्टर बनने का मेरा प्राइम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स डॉक्टर अनुराग बिश्नोई, डॉक्टर प्रीति बिश्नोई ही हैं। दूसरा, डेंटल फील्ड में जो मुझे, जिसे कहते हैं कि उंगली पकड़ कर चलना जिसने सिखाया हो, मेरे रियल मामा जी डॉक्टर हिमांशु एरन सर। उन्होंने मेरे को इस फील्ड में बहुत गाइड किया है कि क्या तुम्हें सही रूट अपनाना है, कैसे पेशेंट्स को डायग्नोस करना है, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरा जो पूरा पाथ जो मेरा डेंटल फील्ड में रहा है उसका श्रेय मैं अपने मामा डॉक्टर हिमांशु एरन को देना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो जब आपने इसमें प्रथम पुरस्कार आपने हासिल किया तो अपने फैमिली का आपके क्या रिएक्शन था? उन्होंने कैसा आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। मेरे को खुद को यकीन नहीं था कि मुझे प्राइज मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो कंपटीशन है ये हम लोगों के लिए कंपल्सरी मैंडेटरी पार्ट होता है कि हमें अपने पीजी टाइम पे ये करना ही करना है। तो हम यही सोच के गए थे जब भुवनेश्वर गए थे कि इट्स अ नॉर्मल थिंग कि हमें प्रेजेंट करना है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हम आ जाएंगे। अब वहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे, उसमें मुझे फर्स्ट अवार्ड मिलेगा और अमंग फर्स्ट अवार्ड में भी ऑल ओवर इंडिया में मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिल जाएगा। इस चीज़ की मैंने उम्मीद ही नहीं किया था। तो जब मैंने फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला है तो दे वर रियली शॉक्ड। उनको मतलब यकीन ही नहीं हुआ। बोले अच्छा तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिल गया? बोले देखो इसलिए पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि यू शुड गो, यू शुड प्रेजेंट।
तो जब आप अपने घर पे आए तो उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार कैसे किया? आपको मिठाई खिलाई, फूल मालाओं से आपका स्वागत किया, किस तरीके से उन्होंने आपका स्वागत किया घर पे आने पर? सबसे पहले तो मेरे फादर ने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मेरी मदर ने भी, कि हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, और जो ये एक फील्ड है, जो ये प्रोफेशन है कि डॉक्टर का, कि तुम इसमें हमेशा आगे बढ़ो, पेशेंट्स को जितना मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सकता है उतना मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचे इस चीज़ के लिए। फिर नो डाउट उन्होंने, हाँ, मिठाई भी थी, दो मेरी अम्मा ने एक छोटा बुके रख रखा था, उन्होंने मुझे बुके दिया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी अम्मा ने, सबने मुझे मिठाई खिलाकर मेरा मुंह मीठा कराया सबसे पहले। उसके बाद फिर हमारा ऐसा सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप हमारे दर्शकों को, युवाओं को आज के क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं जितने भी यूथ है हमारा, मैं सभी को ये गाइड करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आप मतलब मेडिकल या डेंटल प्रोफेशन से ही हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, नो डाउट आपके सामने कभी ना कभी कुछ ऐसे कुछ अनहोनी घटना है, कुछ अनयूजुअल चीज़ें ऐसी होती होंगी जो शायद आप फर्स्ट टाइम फेस करते होंगे, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता होगा कि ये क्या हुआ है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप हमेशा अपना एंथुसियाज्म, अपनी एबिलिटी लूज ना करें। आप हमेशा अपना जो एक जागरूकता होती है कि ये क्या है, ये क्या हो सकता है, मैं इसको और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इसके बारे में निरंतर सोचना चाहिए। हमें इससे लेना देना नहीं है कि उसका रिजल्ट कैसा होगा, क्या ये ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश भी ना करें। कोशिश हमें अपनी तरफ से पूर्णतः करनी चाहिए। रिजल्ट मिलना ना मिलना वो तो ऑलमाइटी के हाथ में है। तो मैं बस यही गाइड करना चाहूँगा कि आपको जो भी आप कार्य करें, उसमें बिल्कुल अपना फुल डिवोशन के साथ फिर उसमें ये कार्य करें। जी, बहुत अच्छी बात है, और हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू बंधन समाचार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्य बिश्नोई। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।